हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गाइस, इस वीडियो में हम जो है आपका क्लास 9th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका जो टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम, वो हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाइस, आज जो है हम मोमेंटम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं जिसमें मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शियाज के बारे में बता रखा था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक मोमेंटम। ठीक है, सो मोमेंटम एग्जैक्टली होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मोमेंटम को समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। सबसे पहले गाइस, मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है, और एक ब्रिक ली। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, मैंने ग्लास लिया और ब्रिक ली। तो जो ग्लास होता है उसका जो वेट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रिक। ओके, अब मैंने क्या किया, इस ग्लास और ब्रिक को मैंने 4th फ्लोर से, ठीक है, दोनों को मैं 4th फ्लोर से एक साथ सेम वेलोसिटी और स्पीड के साथ नीचे फेंकूंगी। ठीक है, और नीचे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, वो जो है इन दोनों को कैच करेगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया, ग्लास और ब्रिक को दोनों को सेम टाइम पे सेम वेलोसिटी और स्पीड के साथ नीचे फेंक दिया। सो जो पर्सन नीचे खड़ा हुआ है वो क्या इजीली कैच कर पाएगा, ग्लास कर पाएगा या फिर ब्रिक कर पाएगा? बताओ अब आप। ऑब्वियसली वो ग्लास ही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास का जो मास है वो कम है एज़ कम्पेयर टू ब्रिक। और मैं ये बोल सकती हूँ, ग्लास का जो मोमेंटम है, ठीक है, वो कम है एज़ कम्पेयर टू ब्रिक। ब्रिक का क्या है, ब्रिक का मास ज़्यादा है। अगर वो पर्सन जो है ब्रिक अगर कैच करेगा तो क्या होगा, उसके हाथ में इंजरी हो जाएगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ग्लास, अगर वो ग्लास पकड़ेगा तो ग्लास को वो इजीली कैच भी कर पाएगा, उसके हाथ में कोई इंजरी भी नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने लिया क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल ली। ठीक है, क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल ली, इन दोनों को मैंने एक साथ थ्रो किया। ठीक है, तो दोनों को मैंने एक साथ थ्रो करूँगी तो इन दोनों में से मैं किसको इजीली पहले स्टॉप कर पाऊँगी, क्रिकेट बॉल को कर पाऊँगी या फिर टेनिस बॉल को कर पाऊँगी? तो मैं सबसे पहले किसको स्टॉप कर पाऊँगी? मैं सबसे पहले कर पाऊँगी टेनिस बॉल को स्टॉप एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल। क्यों? क्योंकि क्रिकेट बॉल का जो मास होता है और जो वेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेनिस बॉल। ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम जो है डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे। ओके, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका मोमेंटम भी कम होगा। ठीक है गाइस, सो गाइस नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में मैंने क्या किया, मैंने दोनों जो है 2 क्रिकेट बॉल ले ली। ठीक है, अब इस टाइम क्या है कि दोनों जो मैंने ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, उन दोनों का क्या है, मास सेम है। ठीक, अब मैं क्या करूँगी, ये जो 2 बॉल ली मैंने, इन दोनों को मैं फेंकूँगी, थ्रो करूँगी। बट इस टाइम क्या होगा कि मैंने एक बॉल को तेज फेंका और दूसरी बॉल को जो है उससे थोड़ी ज़्यादा स्पीड से फेंका। ठीक है, सो इन दोनों में से मैं किसको सबसे पहले इजीली रोक पाऊँगी? ठीक, किसको रोक पाऊँगी गाइस, बताइए अब आप। मेरे पास जो बॉल जिसकी वेलोसिटी कम है उसको मैं इजीली रोक पाऊँगी एज़ कम्पेयर टू दी अदर बॉल जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, जो बहुत तेज़ मूव कर रही है। ठीक है, सो इससे हमारा क्लियर हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ठीक, अगर उसका मोमेंटम ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। ओके, सो इन दोनों सिचुएशन से हमारा ये कंक्लूड हुआ कि हमारा जो मोमेंटम है, ठीक है, ये जो मोमेंटम है ये किस पे डिपेंड करता है, 2 चीज़ पे। फर्स्ट वन इज़ मास एंड द सेकेंड वन इज़ वेलोसिटी। ओके, सो मास और वेलोसिटी पे, दोनों पे जो है हमारा मोमेंटम डिपेंड करता है। सो गाइज, इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। सो इस सिचुएशन को हम कैसे लिख सकते हैं, मोमेंटम। अ क्रिकेट बॉल, ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें मैंने क्रिकेट बॉल लिया था और टेनिस बॉल लिया था। उसको हम कैसे लिखेंगे, अ क्रिकेट बॉल इज़ मच हैवियर देन अ टेनिस बॉल। ठीक है, क्रिकेट बॉल जो है हैवी होती है टेनिस बॉल से। इफ़ वी थ्रो अ क्रिकेट बॉल एंड अ टेनिस बॉल विद द सेम स्पीड और अ वेलोसिटी,
ठीक। अगर मैं वो क्रिकेट बॉल को और टेनिस बॉल को दोनों को सेम स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी से फेंकती हूँ, इट विल फाउंड दैट मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल देन अ टेनिस बॉल। ठीक है, क्रिकेट बॉल को स्टॉप करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू टेनिस बॉल। दिस इज बिकॉज ड्यू टू ग्रेटर मास ऑफ ऑब्जेक्ट greater mass, a moving cricket ball has more momentum। ठीक है, सो जो क्रिकेट बॉल जो है उसका मास ज़्यादा है, सो मास ज़्यादा है तो क्या है, उसका मोमेंटम ज़्यादा है। सो इससे हमारा क्या कंक्लूजन हुआ, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, हमारा मास पे डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, सो सेकेंड सिचुएशन क्या थी हमारी कि सेकेंड सिचुएशन में मैंने दोनों क्रिकेट बॉल लिया। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इफ़ वी थ्रो अ टू क्रिकेट बॉल ऑफ सेम मास। ठीक है, दो क्रिकेट बॉल ली तो दोनों का मास भी सेम है एट डिफरेंट स्पीड और वेलोसिटी। अब इस टाइम मैंने क्या किया, उन दोनों का डिफरेंट स्पीड और वेलोसिटी से थ्रो किया। इट फाउंड दैट मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दैट क्रिकेट बॉल विच इज़ मूविंग विद हाई स्पीड। ठीक है, सो जो क्रिकेट बॉल हाई स्पीड से मूव कर रही है उसको स्टॉप करने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी अदर बॉल। जो बॉल कम उससे स्पीड से मूव कर रही है उसको जो है मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं चाहिए होगी। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ मोमेंटम। सो इससे हमारा क्या कंक्लूड हुआ गाइस कि जो वेलोसिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड करती है, हमारा मोमेंटम में डिपेंड करती है। ठीक है, सो इन दोनों एग्जांपल से हमें ये तो गाइस कंफर्म हो गया कि मोमेंटम जो है बेसिकली दो चीज़ पे डिपेंड है। फर्स्ट वन इज़ द मास एंड द सेकेंड वन इज़ द वेलोसिटी। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा कि मोमेंटम का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होगा। सो डेफिनेशन भी हमारा यही है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देखते हैं, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होगी। The momentum of an object is defined as the product of mass and its velocity। ठीक है, सो कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और उसका वेलोसिटी का मल्टीपल या फिर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, सो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। ठीक है, मास का तो आपको पता ही है, मास जो है डिनोटेड बाय एम एंड वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी। सो इसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। ठीक है, और मोमेंटम जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि जिसका दोनों चीज़ होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी होगा प्लस मैग्नीट्यूड भी होता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो मोमेंटम क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। इफ़ बॉडी एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है सो उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। ठीक, हैंस इट्स मोमेंटम इज ज़ीरो, तो उसका मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। इसको अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो रेस्ट में है, लेट्स से उसका कुछ मास है, सपोज 5 kg मास है उसका। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट का मास जो है 5 kg है। ठीक है, 5 kg मास है। ठीक, 5 kg मास है उसका, बट उसका जो वेलोसिटी है ज़ीरो है। इट्स मीन कि वो ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, एज इट इज़ वो रेस्ट पोजीशन में है। सो अगर उसका मास 5 kg है, ठीक है, 5 kg मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो इट्स मीन कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो है किसी ऑब्जेक्ट की तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा मोमेंटम के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अब। सो गाइस यहाँ पे हम जो है मोमेंटम के कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं, अ स्मॉल बुलेट इज़ एबल टू किल अ पर्सन व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम ड्यू टू ग्रेटर वेलोसिटी। ठीक, अब इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि कोई एक हमारे पास स्मॉल बुलेट है, इज़ एबल टू किल अ पर्सन। जैसे हमारे पास कोई एक गन है, ठीक है, हमारे पास गन है, उसके अंदर क्या होती है, बुलेट होती है, और जैसे हम उसे फायर करते हैं, किसी को अगर हमें किल करना है, कोई हमारा टारगेट पर्सन है, तो क्या होता है, यहाँ पे बुलेट है, बुलेट हम जैसे ही गन को प्रेस करेंगे तो बुलेट आगे मूव करती है, और बुलेट आगे मूव करती है तो बुलेट की क्या होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है।
और वो वेलोसिटी इतनी हाई होती है, और जैसे उस पर्सन को लगती है वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है, वो मर जाता है या फिर उसको इंजरी हो जाती है। सो यही बोला गया है, अ स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन। ठीक है, बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन व्हेन इट इज फायर फ्रॉम गन। जैसे ही गन से फायर किया जाता है सो वो इजीली वो बुलेट जो है किसी भी पर्सन को मार देती है, बिकॉज ऑफ मोमेंटम। उसका रीज़न क्या है, मोमेंटम, ड्यू टू ग्रेटर वेलोसिटी। जो जिस स्पीड से या फिर जिस वेलोसिटी से वो बुलेट जा रही होती है, उसकी वेलोसिटी इतनी हाई होती है, उसका मोमेंटम इतना हाई होता है, जिससे वो पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर मोमेंटम हाई होगा, अगर वेलोसिटी हाई होगी तो मोमेंटम हाई होगा, मोमेंटम हाई होगा तो वेलोसिटी हाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अ पर्सन गेट इंजर्ड व्हेन हिट बाय अ मूविंग व्हीकल ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो है इंजर्ड हो जाता है, इंजरी हो जाती है व्हेन इज हिटिंग बाय अ मूविंग व्हीकल ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक ट्रक जा रहा है, ठीक है, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और ट्रक जा रहा है, ट्रक की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और ट्रक का मास भी बहुत ज़्यादा है। अब वो बहुत दूर से चलते चलते आ रहा है, उसका मास भी ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है, वो काफ़ी दूर से आ रहा है। अब एट द टाइम आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और वो इतनी स्पीड से आ रहा है, उसने आपको डायरेक्टली हिट कर दिया, तो क्या होगा, आप इंजर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो ट्रक है, उसका मास भी ज़्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा, वो इतनी तेज़ उसकी मोमेंटम है, इतनी फास्ट वे से वो आ रहा है, वो आपको इजीली हिट कर देगा और आप वहाँ पे जो है इंजरी हो जाएंगे। मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी, उसकी मोमेंटम इतना फास्ट होता है कि अगर वो ब्रेक भी अप्लाई करना चाहे तो भी वो अप्लाई नहीं होता, जिससे मैक्सिमम हमारे इंडिया में डेथ केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, हम देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, क्या है उसकी क्या स्टेटमेंट है, वो हम देखेंगे। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या हमें बता रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, सो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, जो हमने पढ़ा था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, इट्स मीन कि जितना फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना हमारा फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही हमारा मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर फोर्स ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, या फिर उसका मोमेंटम ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। तो इसमें क्या कह रहा है न्यूटन लॉ, कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। जो भी हमने फोर्स अप्लाई की हुई है, एक्सटर्नल जो भी फोर्स अप्लाई की हुई, उसका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट है, हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सो गाइस, अब जो है हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गाइस, जब आप सब ने मैच देखा होगा, स्पेशली 2020 का, क्योंकि 2020 का मैच मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो हम उसी की बात करते हैं आज। ओके, सो क्या होता है गाइस, जब भी आपने देखा होगा, जब जो बॉलर है या फिर जो हमारा बैट्समैन है, वो जैसे ही उसने हिट किया, चौके छक्के मारता है। ठीक है, सो कुछ बॉल्स जो है फील्डर जो है कैच कर लेते हैं, तो वो बैट्समैन आउट हो जाता है, कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, सो उसी सिचुएशन को लेके हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्या होता है कि जैसे ही जो बैट्समैन है उसने बॉल हिट किया, ठीक, अब उसने बॉल हिट किया, तो जो फील्डर खड़ा हुआ है वो उस बॉल को ट्राई करेगा कि वो कैच करे। सो वो कैच कैसे करता है, जैसे आप देख रहे हैं इस मैच में, ये बॉल आई, ठीक है, ये फील्डर खड़ा हुआ है। ठीक है, अभी फील्डर क्या करेगा, इस बॉल को कैच करेगा। सो ये कैच कैसे करता है, ये डायरेक्टली कैच कर लेता है या फिर धीरे धीरे कैच करता है। ठीक है, सो गाइज, इसमें क्या होता है, ये जो फील्डर है,
ठीक है। ये डायरेक्टली जब ये बॉल को कैच करता है, ये डायरेक्टली कैच नहीं करता, ये जैसे ही इसके पास बॉल आती है ये अपने हैंड को, ये उसको पकड़ता है और अपने हैंड को स्लोली स्लोली जो है नीचे लेके आता है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, स्लोली स्लोली ये ऐसे नीचे लेके आता है। इससे क्या होता है, ठीक है, अगर ये जो फील्डर है, ठीक है, ये अगर बॉल को, ये जो बॉल आ रही है इसको डायरेक्टली कैच करेगा तो क्या होगा, अब ये जो बॉल है, बैट्समैन ने बॉल हिट करी, अब ये बॉल जो है फील्डर कैच करेगा। अब बैट्समैन ने वो जो जिस फोर्स से उससे हिट करी, वो वहाँ से जो है बॉल जो आ रही है इतनी हाई वेलोसिटी होती है उसकी, ठीक है, अगर ये फील्डर डायरेक्टली कैच करेगा तो क्या होगा, इसके जो पाम है वहाँ पे इंजरी हो जाएगी। उस इंजरी को अवॉइड करने के लिए ये जो फील्डर है ये क्या करता है, स्लोली स्लोली जैसे ही वो कैच करेगा अपने हैंड को स्लोली स्लोली जो है इस वे में वो अपना हैंड नीचे लेके आता है। इससे क्या होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ हुआ तो टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ होने से जो हाई वेलोसिटी से बॉल आ रही होती है, ठीक है, वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। अब टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ हुआ, जो वेलोसिटी से बॉल आ रही है वो भी डिक्रीज़ हुई। अब उससे क्या होगा, वो जो बैट्समैन है उसके हैंड में जो है इंजरी नहीं होगी, ठीक है, वो इजीली जो है बॉल कैच कर लेगा। ठीक, सो इसको जो हम लिखेंगे कैसे है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो वाई अ फील्डर पुल हिज हैंड बैकवर्ड, ठीक है, वो बैकवर्ड कैसे, नीचे कर लेता है, वाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल कमिंग विद अ हाई स्पीड, ठीक है, जो क्रिकेट बॉल बहुत हाई स्पीड से आ रही होती है तो बैट्समैन क्या करता है, सॉरी जो फील्डर होता है वो अपने हैंड को जो है नीचे कर लेता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कर लेता है। तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न क्या है, आप क्या लिखेंगे, वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल अ फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल हिज हैंड बैकवर्ड डायरेक्शन में करता है, नीचे कर देता है विद मूविंग बॉल। इन डूइंग सो फील्डर इंक्रीज द टाइम ड्यूरेशन विच द हाई वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉल डिक्रीज टू 0, ठीक है। सो वो क्या करता है, वो जो बॉल है, जो फास्ट मूविंग बॉल आ रही होती है वो अपने हैंड जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में धीरे धीरे जो है नीचे करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में करता है, जिससे क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाती है। और टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होने से जो हाई वेलोसिटी से जो बॉल आ रही होती है उसकी भी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। दस द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल इज डिक्रीज, एक्सेलरेशन उससे डिक्रीज हो गया, देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द बॉल इज रिड्यूस टू 0। सो जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हाई वेलोसिटी से बॉल आ रही है, डायरेक्टली वो कैच करेगा तो उसके हैंड में, उसके जो पाम है उसमें इंजरी हो जाएगी। बट वो अगर अपने हैंड से पकड़ के वो बॉल धीरे धीरे बैकवर्ड डायरेक्शन, नीचे के डायरेक्शन में लेके जाता है तो उससे जो है वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाता है। सो जो इम्पैक्ट होता है, जो इंजरी होनी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सो ये रीज़न है। सो गाइस इसको आप याद रखना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी डेफिनेटली आएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा, सो गाइस नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। गाइस आपने देखा होगा जैसे जो एथलीट्स होते हैं जो लॉन्ग जंप एंड हाई जंप करते हैं, सो वो उसमें क्या होता है कि जो प्लेयर्स है वो दूर से, जो एथलीट्स है हमारे दूर से भागते हुए आते हैं और फिर वो जंप करते हैं, जंप करके वो पर्टिकुलर एक जगह गिरते हैं, ठीक है। और जहाँ पे वो गिरते हैं वहाँ पे या तो कोई कुशन बैग रखा जाता है या फिर कोई सैंड का बैग टाइप का रखा जाता है, जिसके वजह से वो इंजरी उनको ना हो। तो ऐसा क्यों होता है, वहाँ पे क्या ज़रूरत है, वहाँ पे कुछ भी मत रखो, वो जो एथलीट्स है दूर से भागते हुए आएंगे, जंप करेंगे और वहाँ पे गिर जाएंगे तो क्या होगा। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताती हूँ। अब क्या होता है कि कोई एथलीट है वो इतनी दूर से भागते हुए आ रहा है, ठीक है, वो भाग रहा है। अब जब वो इतनी दूर से भागते हुए आ रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, ठीक है, वो इतनी दूर से भागते हुए आ रहा है, उसने जंप किया और जैसे ही वो जंप करेगा वो जो है कुशन बैग में गिरा। अगर वहाँ पे कुशन बैग नहीं रखा होगा तो वो डायरेक्टली जो है आपका फ्लोर होता है वो वहाँ पे गिरेगा। अब जब वो वहाँ पे गिरेगा तो क्या होगा, अब वो इंजरी हो जाएगी उसे। क्यों होगी, क्योंकि एक तो वो इतनी दूर से भागते हुए आ रहा है, तो दूर से भागते हुए आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। अभी जो पर्सन है ये दूर से भागते हुए आ रहा है, इसकी वेलोसिटी एट द टाइम, वेलोसिटी और मोमेंटम बहुत हाई है। अब जैसे ही ये जो है उस जंप किया और ये फ्लोर में गिरा तो ये इंजर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसका फोर्स ज़्यादा था, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको जो है टाइम ड्यूरेशन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो जाती, रिड्यूस हो जाती और वो इंजर नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी
तो इसीलिए जो है जब एथलीट जो है जब लॉन्ग जंप और हाई जंप होता है तो वहाँ पे सैंड बैग या फिर कुशन बैग रखा जाता है। जब एथलीट्स इतनी दूर से रनिंग करते हुए हाई जंप करे तो वो डायरेक्टली उस कुशन बैग या फिर उस सैंड बैग में गिरे, जिसके वजह से क्या होगा, जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से या फिर जिस स्पीड से वो भागते हुए आ रहा था वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, टाइम रिड्यूस हो जाएगा, वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाएगा, जिसके वजह से वो जो पर्सन है वो उसको इंजरी नहीं होगा। ठीक है, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एथलीट फॉर अ लॉन्ग और अ हाई जंप, सैंड बैग और कुशन बैग इज प्रोवाइडेड एट द प्लेस ऑफ लैंडिंग। ठीक है, जहाँ पे वो लैंड करते हैं, जहाँ पे वो गिरते हैं, वहाँ पे क्या कुशन बैग या फिर सैंड बैग जो है रखे जाते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ व्हेन अ एथलीट फॉल ऑन अ ग्राउंड आफ्टर परफॉर्मिंग अ हाई जंप और अ लॉन्ग जंप, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज रिड्यूस टू ज़ीरो। ठीक है, जब वो लॉन्ग जंप और हाई जंप कर लेंगे एट द टाइम जो है उसका मोमेंटम जो है ज़ीरो होगा, रिड्यूस टू ज़ीरो। इफ़ द मोमेंटम ऑफ एथलीट विल बी रिड्यूस टू ज़ीरो इंस्टेंटली, अगर मोमेंटम जो है उसका इंस्टेंटली ज़ीरो हो जाएगा, सो इट विल रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ लार्जर फोर्स विच हर्ट द प्लेयर। ठीक है, अगर इंस्टेंटली उसका मोमेंटम जो है ज़ीरो हो गया, सो क्या होगा, प्रोडक्शन लार्जर फोर्स प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से वो इंजरी हो जाएगी उसे। वेयर एज बाय प्रोवाइडिंग अ कुशिंग बैड, द मोमेंटम ऑफ अ प्लेयर बॉडी इज रिड्यूस टू ज़ीरो। ठीक है, सो मोमेंटम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा जब हम कुशन बैक प्रोवाइड करेंगे इन डिले पीरियड ड्यू टू विच लेस फोर्स एक्ट ऑन हिज बॉडी, हैंस प्रिवेंटिंग द एथलीट फॉर गेटिंग हर्ट। सो इसके वजह से क्या होगा, फोर्स मोमेंटम जो है रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मोमेंटम रिड्यूस होगा तो जो फोर्स उसमें लगनी थी, जितनी तेज़ी से वो फोर्स लगनी थी, वो फोर्स भी रिड्यूस होगी, जिसके वजह से वो इंजरी उसको ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, सो ये आप लिख सकते हैं इसमें। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जैसे आप इमेज में देख ही रहे हैं, जब भी हम ड्राइविंग करते हैं तो हमें हमारे जो ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंगली हमें बोला जाता है कि हमें बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है, क्या ज़रूरत है ये बेल्ट पहनने की, इसमें हमारा कौन सा लॉ लग रहा है, कौन सा न्यूटन का लॉ लग रहा है। ठीक है, सो जब भी हम ड्राइविंग करते हैं तो हमें सीट बेल्ट पहनना बहुत नेसेसरी होता है। क्यों? अगर हम सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, अगर हमने सपोज सीट बेल्ट नहीं पहनी, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो हमने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन पढ़ा था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो उसको उसी लाइन में रहना पसंद है। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर ये कार है आपकी, आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो आपकी बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और उस बॉडी को उसी डायरेक्शन में रहना पसंद होगा। हमने यही पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ मोशन में। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन में। सो क्या होता है कि जब भी अब हमारी गाड़ी ये चल रही है, ठीक है, अब हमारी गाड़ी चल रही है, गाड़ी के साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं और हमारी बॉडी की एज़ पर न्यूटन, एज़ पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हमारी बॉडी की भी एबिलिटी है कि उसी डायरेक्शन में हम मूव करें। ठीक, अब जैसे क्या होता है, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई किया तो हम क्या होता है, हम आगे गिर जाते हैं। क्यों आगे गिरते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी की टेंडेंसिटी होती है कि हम उसी डायरेक्शन में मूव करें। अब गाड़ी चल रही है और हम भी उसी डायरेक्शन में मूव करें, अब उस गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे हम ब्रेक अप्लाई करेंगे या सडनली हमारी कार चल रही है, सामने से कोई पर्सन आ गया, तो हम जो है स्पीड अपनी कम करेंगे या फिर ब्रेक अप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा, हम जो है आगे की साइड गिरेंगे, उस आगे साइड गिरेंगे तो हम क्या, इंजरी हो जाएगी हमें। तो इसीलिए हमें सीट बेल्ट बोला जाता है पहनने को। अगर हम सीट बेल्ट पहनेंगे और सडनली अगर हम हाई स्पीड में चल रहे हैं, हमने ब्रेक अप्लाई की, हम हाई स्पीड में चल रहे हैं, हमने सीट बेल्ट पहना है, तो जैसे हमने ब्रेक अप्लाई की, हमारी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, हमारी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है, हमने सीट बेल्ट पहनी है। तो सीट बेल्ट क्या हेल्प करती है, हमारी जो बॉडी को वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, जिससे क्या होगा, हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है इंक्रीज़ हो जाता है।
ठीक है, टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है, वेलोसिटी जो जिसकी हाई वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी हाई होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, और उसका मोमेंटम भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इंजरी होना रुक जाता है। तो देखा गाइस कैसे हम डे टू डे लाइफ में जो हमारे साथ होता है उसको भी हम न्यूटन्स की लॉज के थ्रू हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अ सीट बेल्ट इन ए कार आर प्रोवाइड टू प्रिवेंट द पैसेंजर फॉर गेटिंग थ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सीट बेल्ट क्यों प्रोवाइड किया जाती है कि उसी डायरेक्शन में अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम उसी डायरेक्शन में आगे ना गिरें। इन केस ऑफ सडन ब्रेक और एनी अदर एक्सीडेंट, पैसेंजर may get through in the direction of motion of a vehicle and may get injury। ठीक है, अगर जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसी डायरेक्शन में गिरते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, इंजरी हो जाती है। whereas the stretchable seat belts prevent the passenger body to fall suddenly and thus increase the time of rate of momentum to become zero। ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमारा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाती है और हमारा मोमेंटम जो है बिकम ज़ीरो हो जाता है। दे विल रिड्यूस द इफेक्टिव फोर्स, हैंस प्रिवेंट द पैसेंजर फ्रॉम गेटिंग एनी इंजरी हमें इंजरी होने से वो हमें प्रोटेक्ट करती है गाइस। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका अभी भी कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसको मैं कैसे लिखूं या फिर कैसे एक्सप्लेन करूं, सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिवर्ट करूंगी। और गाइस और ये मेरी जो वीडियो है आप अपनी फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड कीजिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच।